नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है देवरानी जेठानी और इसके लेखक हैं विनोद शर्मा। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों ने अपने पिता की किराने की दुकान संभाल ली थी। दुकान बाजार के बीचों बीच थी और अच्छी चलती थी। बड़ा भाई अर्जुन अपने छोटे भाई संजय से बेहद प्यार करता था और वो उसे प्यार से संजू बुलाता था। संजू भी अपने भाई को पूरा सम्मान देता था और उसकी कोई भी बात नहीं टालता था। दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। उनका 2 मंजिला घर था। ऊपर के हिस्से में संजू रहता था और नीचे अर्जुन। पिता अपने रहते ही दोनों भाइयों को अलग कर गए थे ताकि बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लोग उनके बीच के भाईचारे से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। बड़े भाई अर्जुन के कोई संतान नहीं थी। संजू के एक छोटा बच्चा था, टिंकू, जिसकी उम्र यही कोई 7-8 साल थी। अर्जुन और उसकी पत्नी नंदिनी टिंकू से बेहद प्रेम करते थे। टिंकू दिन दिन भर नंदिनी के यहाँ खेला करता था, वहीं खाता और कभी कभी तो रात में वो वहीं सो भी जाता था। संजू की पत्नी अंकिता को टिंकू का दिन दिन भर घर से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। आखिर वो भी तो माँ है, उसकी भी इच्छा होती है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे, उससे बात करे। पड़ोस में रहने वाली गीता चाची, जिसे नंदिनी से पुराना बैर था, उसे यह अच्छा मौका मिल गया दोनों भाइयों में दरार डालने का। एक दिन वो मौका देखकर संजू के घर गई और ऐसे वक्त पर गई जब संजू घर पर नहीं था। सीढ़ियां घर के बाहर होने के कारण नीचे रहने वालों को पता ही नहीं चलता था कि कौन आ जा रहा है। गीता चाची ने पहले तो अंकिता की बहुत तारीफ की। अरे अंकिता बेटा, कितना काम करती हो। वैसे तुम्हारी जेठानी भी कम मेहनती नहीं है, पर तुमने तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद पूरे घर को संभाल लिया है। हाँ चाची जी, अब मैं नहीं करूंगी तो काम होगा भी तो नहीं। टिंकू के पापा भी कितना करेंगे। अंकिता ने चाची को चाय का कप देते हुए कहा। बेटा अंकिता, टिंकू नजर नहीं आ रहा। चाची ने अंकिता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। अरे वो दीदी के यहाँ है, उनके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाता। वहीं खाना वहीं सोना। अंकिता ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। बेटा बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? चाची ने अपना दांव खेलते हुए पूछा। जी बोलिए ना चाची जी, अब आपकी बातों का क्या बुरा मानना, अंकिता ने पास बैठते हुए कहा। देख बेटा, बच्चे मन के कच्चे होते हैं, जहाँ थोड़ा प्यार मिलता है वहीं के हो जाते हैं। सुना है नंदिनी को डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है, उसकी कोख कभी हरी नहीं हो पाएगी। चाची ने चाय का आखिरी घूंट सुड़कते हुए कहा। एक बार बाल मन पर किसी की छाप लग जाए ना तो उम्र भर नहीं जाती है। भगवान गलत ना बुलवाए, पर नंदिनी के मन में काला है बेटा। अंकिता उसके नजदीक खिसकते हुए बोली। कैसा काला चाची जी? बेटा ये बाल धूप में सफेद ना किए मैंने, 60 बरस का तजुर्बा है। तेरे लल्ला पर हाथ रख रही है वो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा लल्ला तुझे ही ना पहचानेगा। अंकिता का दिल धक से रह गया। ऐसे लगा जैसे चाची ने उसकी आंखों के आगे से पर्दा हटा दिया। अच्छा चलती हूँ बेटा, अरे तू भी आ जाया कर घर की तरफ। कहते हुए चाची धीरे से उठी और नंदिनी के घर की तरफ देखते हुए धीरे से वहां से खिसक गई। अंकिता अभी भी गहरी सोच में थी। वो बालकनी में गई और जोर से टिंकू को आवाज दी। टिंकू, ओ टिंकू। टिंकू तो नहीं आया, मगर नंदिनी बाहर आ गई और अंकिता से बोली। क्या हुआ अंकिता? दीदी वो टिंकू को भेजो ना, अंकिता बोली। अरे वो अभी सो रहा है, उठते ही भेज दूंगी। नहीं, उसे अभी उठाइए और भेजिए यहाँ, सारा दिन घर से गायब रहता है। अंकिता के शब्दों में कठोरता थी। नंदिनी को अंकिता का इस तरह बोलना बड़ा अजीब लगा। पहले तो उसने कभी ऐसे बात नहीं की थी। अंकिता, क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? आज ऐसे बात क्यों कर रही हो? नंदिनी बोली। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आता है क्या? दूध पीती बच्ची नहीं हूं, एक बच्चे की माँ हूं। अंकिता, ये कैसी बातें कर रही हो भाभी से? पीछे से संजू ने कड़क कर पूछा। अंकिता ने एक नज़र संजू की तरफ देखा और फिर नाक फुलाकर अंदर चली गई। संजू ने नंदिनी से पूछा। क्या बात है भाभी, आज कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं संजू भैया, सुबह से काम में लगी हुई है, थक गई होगी तो चिड़चिड़ेपन में बोल दिया होगा ऐसे ही। कुछ भी नहीं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मैं मना लूंगी उसे। कहते हुए नंदिनी अंदर चली गई। जब वो कमरे में आई तो खाट पर टिंकू सोया हुआ था। वो उसके नज़दीक आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फिराने लगी तो आंखों से आंसू छलक पड़े। और फिर वो घटना याद आ गई जब संजू की शादी में पेट से होते हुए भी बड़े चाव से हर रस्म को अच्छे से निभाया था नंदिनी ने। सास तो थी नहीं, सारी रस्मों का कार्यभार नंदिनी के कंधों पर था।
उधर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। रस्मों रिवाजों और शादी की धूमधाम और मेहमानों की आओ भगत में समय पर खाना खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। उधर अंकिता दुल्हन बनकर घर में आई और इधर इमरजेंसी में नंदिनी को अस्पताल ले जाना पड़ा। कई दिनों तक पर्याप्त पोषण और दवाइयाँ ना ले पाने की वजह से अचानक नंदिनी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी से बच्चे को बाहर निकालना होगा, नहीं तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो मरा हुआ था। उसके बाद कई बार नंदिनी के मिसकैरेज हुए और अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ज़्यादा मिसकैरेज नंदिनी की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वहाँ अर्जुन खड़ा था। वो अर्जुन के सीने से लगकर बहुत देर तक रोती रही। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप कराया। आज 2 दिन हो गए। अंकिता ने नंदिनी को नहीं देखा, ना ही उसने टिंकू को आवाज़ दी। टिंकू जब नीचे गया और उसने बड़ी मम्मी को पुकारा तो बड़ी मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। संजू शाम को घर लौटा तो सीधा हाथ मुंह धोकर कमरे में चला गया। अंकिता ने पूछा, खाना लगा दूं? तो संजू ने ना में सिर हिला दिया। अंकिता उसके सामने बैठ गई और बोली, आप ही बताइए, मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मुझे मेरे बच्चे को लाड प्यार करने का हक नहीं है? संजू ने कहा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, पर एक बात मेरी भी सुन लो। जब मैं 10 वर्ष का था तब से भाभी ने मुझे पाला है। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मेरी हर जिद, मेरी हर ख्वाहिश, मेरे कपड़े लत्तों से लेकर मेरे जूते मोजे भी भाभी ने खरीदे हैं। तुम्हें पसंद करने से लेकर तुम्हारी साड़ियाँ, जेवर, कपड़े तक भाभी ने किए हैं। घर पर कोई आफत आती तो सबसे आगे वो खड़ी रहती थी। अंकिता, एक समय ऐसा भी आया था जब बाबूजी पर कर्जा बहुत बढ़ गया था। दुकान बिल्कुल ठप हो गई थी। सामान देने वाले व्यापारियों ने नाक में दम कर दिया था। तब भाभी ने अपने सारे जेवर निकाल कर भैया को दिए और कहा कि इन्हें बेचकर चुका दो कर्जा। जब बाबूजी और आप इतनी टेंशन में हो तो घर में पड़े ये जेवर मेरे किस काम के? मगर तुम नहीं समझोगी अंकिता, उसके त्याग की कहानी मुझे पता है। हमारी शादी में उसने इतना काम किया था कि बेचारी का बच्चा पेट में ही मर गया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए संजू ने कहा, मैं मानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर उसकी भी तो कोई गलती नहीं है। उसकी गलती यह है कि वो तुम्हारे बच्चे में अपने बच्चे का अक्स ढूंढ रही है। अंकिता की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। वो हाथ जोड़कर संजू के सामने बैठ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो संजू, मैं बहकावे में आ गई थी। कहते हुए उसने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे संजू भी आ गया। दोनों नीचे गए तो देखा कि नंदिनी पलंग पर सोई है और बड़े भैया उसके सर पर बाम की मालिश कर रहे हैं। नंदिनी की आंखें सूजकर मोटी मोटी हो गई हैं। लगता है 2 दिन से जी भर कर रोई है। अंकिता नंदिनी के पास जाकर बैठ गई और फिर अचानक उसे अपने गले लगाकर बहुत रोई। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नंदिनी ने भी उसे भींचकर छाती से चिपका लिया और माथे पर हाथ फेरने लगी। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और दोनों ने एक दूसरे को जकड़ रखा था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे और फिर कुछ देर में ही माहौल सामान्य हो गया। फिर सबने बैठकर एक साथ खाना खाया। दूसरे दिन नंदिनी गीता चाची के घर के सामने से टिंकू की उंगली पकड़ कर ले जा रही थी और टिंकू से कह रही थी, माँ को बाय बोल। और अंकिता पहली मंजिल से नंदिनी से कह रही थी, दीदी आराम से आना दुकान से, खाना मैं बना लूँगी। तभी गीता चाची घर में घुस गई और अपने निकम्मे बेटे को जाकर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहा, नालायक, दिन भर घर में पड़ा रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।